है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका, बनाया गया त्याग को फर्ज इसका। यहां तक कि भूपेंद्र का सबसे खतरनाक शूटर जगताप भी उसे मारने में नाकाम रहा। बाबूजी, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो कौन मुखबिर है जिसने प्रगति तक ये खबर पहुंचाई। हालांकि प्रगति और मनाली को एक खबर देने वाला गुप्ता ही था और वो मारा गया। बाबूजी, अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है बाबूजी कि पुलिस के आने से पहले ही मनाली और प्रगति की हिफाजत किसने की होगी। और बाबूजी, गुप्ता और रंजीत की मौत पुलिस की गोली से हुई या किसी और की गोली से? इस बात का पता आज नहीं तो कल चल जाएगा विनोद। मगर जिस तरह कुसुम ने बगावत की है और अदालत में जाकर तलाक लेकर करण से शादी की है, ये तुम्हारे मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा है, तमाचा। हाँ बाबूजी, मगर आपके सवाल का जवाब है मेरे पास बाबूजी। माना कि मैंने बहुत कुछ खोया है, मगर जो पाया है मैंने बाबूजी, वो नुकसान बहुत जल्द फायदे में बदलने वाला है। बाबूजी, जिस तरह से मेरी दोस्ती निकी की तरफ बढ़ रही है, न सिर्फ दोस्ती बढ़ रही है बाबूजी, बल्कि जिस तरह से निकी ने अपने भाई के खिलाफ जाकर मेरे साथ पार्टनरशिप की है, वो आप जानते हैं बाबूजी। उसका भरोसा बाबूजी मुझ पर इतना हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बाबूजी, उसका इतना भरोसा है मुझ पर, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम करोड़पति हैं मगर वो अरबपति बाबूजी। जितनी दौलत हमारे पास है उसे 10 गुना दौलत निकी के पास है बाबूजी, 10 गुना दौलत। अब आप देखिए बाबूजी कि मैं निकी से शादी करके उसकी करोड़ों की दौलत का मालिक बन जाऊंगा और फिर ये कीड़े मकोड़े मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते बाबूजी, कुछ नहीं। मगर एक प्रॉब्लम है बाबूजी। क्या विनोद? मनाली अब प्रगति के शरण में है। विनोद, तुम कुछ दिनों के लिए मनाली को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं बाबूजी? उसकी पेट में मेरा बच्चा है। विनोद, तुम्हारी इन्हीं नादानियों की वजह से मैं परेशान हूं। जब जब तुमने इस तरह की हरकत की है, हम मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। हमने भी जिंदगी में एक बार ऐसी ही गलती की थी और उस गलती का नतीजा करण आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो क्या करूं बाबूजी? उसका गला घोंटकर मार डालूं? नहीं विनोद, नहीं, ऐसा हरगिज़ मत करना। तुम अपना ध्यान बिजनेस और निकी की तरफ लगाओ। दुश्मनों को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार होता है रुपया, रुपया। और निकी की सूरत में तुम्हें टकसाल लगी है, टकसाल। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी, बिल्कुल ठीक। इस टकसाल से मैं इतने नोट छापूंगा बाबूजी, इतने नोट छापूंगा कि इस हवेली की दीवारें चांदी की हो जाएगी और दरवाजे सोने के। हाँ विराट, ऐसा ही होगा। गुड मॉर्निंग विक्रम साहब। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? मिठाई। मिठाई? किस खुशी में? शादी की बात पक्की होने की खुशी में। शादी की बात? हाँ, अब ये शादी की बात बिल्कुल पक्की हो चुकी है और इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। मगर अचानक ये शादी? अचानक कहाँ? बड़ा पुराना प्रेम है, वेरी ओल्ड लव स्टोरी यू सी। क्या इस शादी में तुम्हारी भी रजामंदी है? अब मेरी रजामंदी के बगैर ये शादी कैसे हो सकती है? लड़का कौन है? लड़का? हाँ हाँ लड़का। क्या काम करता है वो? ओ लड़का,
लड़का एक कंपनी में जनरल मैनेजर है, बड़ी हैंडसम सैलरी है उसकी। रूपा, आज से पहले तो तुमने मुझसे इस बात का जिक्र कभी नहीं किया। देखिए विक्रम साहब, मुझे पता था कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, फिर एक ना एक दिन तो ये बात पता चलनी ही थी। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक मैं तुम्हें बेवकूफ समझकर खुद बेवकूफ बनता रहा। विक्रम साहब, आप कैसे बेवकूफ बने? कैसे नहीं बना? मोहब्बत तुम मुझसे करती हो और शादी किसी और से। चलिए, आपकी नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये शादी नहीं करती। क्यों नहीं करोगी शादी? अब तो तुम्हारी शादी की बात भी पक्की हो चुकी है। ओ दरोगा बाबू, रूठ कर कहाँ जा रहे हो? डोंट टॉक विद मी। विक्रम, आज तक मैं समझती थी कि मैं कम अकल हूँ, नादान हूँ, मगर तुम तो बिल्कुल अनाड़ी और नादान निकले। क्या मतलब? मतलब ये कि ये मिठाई मेरी शादी की नहीं है। तो फिर किसकी शादी की है? राजेश भैया और प्रगति की। क्या? ओह, हाँ, तो अब ये मिठाई खाओ और गुस्सा थूक दो। रूपा, आज तुमने मुझे डरा दिया था। जी नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। रूपा कुछ भी हो सकती है, मगर बेवफा नहीं। थैंक गॉड। हाँ, मगर अब हमें भी इस मामले में देर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ कौन सा बेवकूफ देर करना चाहता है? हाँ तो ठीक है, जिस तरह प्रगति के घर वाले हमारे घर आए थे, उसी तरह कुछ ही दिनों में हमारे घर वाले आपके घर आने वाले हैं। रूपा, बेवकूफ कहेगी। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग डैडी। ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है? जी डैडी। गुड। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हैं आप। हाँ बेटे, आज मैं बहुत खुश हूं। दरअसल आज मैं जितना खुश हूं, इतना खुश मैं पहले कभी नहीं था। बेटे, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी मां के स्वर्गवास होने के बाद मैंने रूपा को और तुम्हें किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। क्या हम नहीं जानते इस बात को? डैडी, आपने आज तक कभी हमें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हमारी मां नहीं है। आप बाप से ज्यादा एक दोस्त बनकर रहे हैं हमारे। हाँ बेटे, इसमें भी मेरा ही स्वार्थ था। दरअसल मैं तुम लोगों के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, और सच तो यह है कि तुमने और रूपा ने भी हमेशा मेरा ख्याल रखा। कभी अपनी मां की कमी मुझे महसूस नहीं होने दी। डैडी, ये तो आपकी तालीम और तरबियत का असर है। हाँ बेटे, मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे तुम जैसे होनहार बच्चे मिले हो, वरना आजकल के वक्त में बच्चे किस तरह का सलूक अपने मां बाप के साथ करते हैं, यह बात दुनिया वालों से छुपी नहीं है। बेटे, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, इंसान की हमेशा अपनी मर्जी नहीं चलती, खासकर शादी ब्याह के मामलों में। शादी ब्याह के मामलों में तो कई लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ता है। बेटे, अपनी पसंद की बहू और अपने पसंद का दामाद मिलना वाकई खुशनसीबी की बात है। बेटे, मैं तुमसे बेहद खुश हूं कि तुम्हारी नजर ने प्रगति का चुनाव किया है। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि जब मैंने प्रगति को पहली बार देखा तो मैंने मन ही मन में यह ठान लिया था कि मैं उसे अपनी बहू बना लूंगा। हालांकि उस वक्त मुझे यह मालूम नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। राजेश, तुमने हमेशा एक लायक बेटे बनकर हमेशा मेरी उम्मीदों पर चार चांद लगा दिए हैं। एक अच्छे स्टूडेंट बनकर, एक अच्छे मुलाजिम बनकर, और एक अच्छे आशिक बनकर। मगर एक बात याद रख लेना मेरे बेटे,
तुम्हारी इस कामयाबी और तुम्हारे करियर के पीछे मिस्टर मोदी का हाथ है। उसकी उम्मीदों की वजह से ही तुम्हें यह कामयाबी मिली है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैडी। मोदी साहब का एक नहीं कई एहसान है हम पर। तो जाओ बेटे, जाओ उसके पास चले जाओ और उसका शुक्रिया अदा करो। डैडी, सच पूछिए तो मैं उन्हीं के पास जा रहा था। जाओ बेटे, और उससे मेरा भी शुक्रिया अदा करना। जी डैडी। ये लीजिए चाय। अरे अरे अरे, सिगरेट पीना मना है, ये लीजिए। तुम कब से डॉक्टर बन गई? अरे हाँ, तुम्हारे उस डॉक्टर अनिल की कोई खैर खबर है कि नहीं? क्यों नहीं है डैडी, हर रोज तो मैं उनसे फोन पे बातें करती रहती हूँ। रोज बातें करती हो? हाँ हाँ हाँ, तुमसे तो जरूर रोज बातें करता होगा, लेकिन जब से गया है मुझसे कभी बात नहीं की उसने। भला आपसे क्यों बातें करें, बताइए। क्यों बातें करेगा? अरे मैं उसका होने वाला ससुर हूं, बेटी दे रहा हूं उसे कह दो कि अगर मुझसे बात ना करे तो शायद मैं बेटी भी ना दूं। अरे आप बेटी दे रहे हैं तो कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं। चलो मान लिया एहसान नहीं कर रहे हैं, मगर इज्जत और लिहाज में कोई चीज है कि नहीं? उसे यह तो पता होना चाहिए कि अगर मैं ना होता तो मीना भी ना होती। तुम दोनों के बीच का पुल मतलब ब्रिज हूं मैं। अच्छा बाबा ठीक है, अभी अनिल का फोन आया ना तो मैं ये कह दूंगी कि मुझसे बातें ना करें, पुल से बातें करें। पुल से बात? पुल से कैसे बात कर सकता है वो? अभी अभी तो आपने कहा कि आप हम दोनों के बीच में पुल है। अच्छा मीना, तुम्हें भी बात का बतंगड़ बनाने की आदत हो गई। अरे मैं तो इसलिए कह रहा था कि शादी की तारीख सर पे आ रही है और ये साहब अमेरिका में बैठे दवाओं का आविष्कार कर रहे हैं। डैडी आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं, शादी से पहले आ जाएंगे ना वो। हाँ तुम कह रहे हो तो जरूर आ जाएगा। अरे कौन आ जाएगा भाई? अरे आओ राजेश, आओ बैठो। अभी हम डॉक्टर अनिल की बात कर रहे थे। देखो ना राजेश, डैडी को ये फिक्र लगी हुई है कि शादी से पहले अनिल आएगा या नहीं। अरे भाई आएगा कैसे नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि सर के बल चलकर आएगा। अच्छा वो तो जरूर आएगा, लेकिन आप अभी कहां से आ रहे हैं? दरअसल मैं सीधा घर से आ रहा हूँ। मोदी साहब, मैं अपनी तरफ से और मेरे डैडी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करने आया। शुक्रिया? किस बात का भाई? आपने मेरा करियर बनाने में मेरी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। अरे राजेश, तुम क्या करियर की बात लेके बैठ गए? अभी तो तुम नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो प्रगति के साथ। हाँ मोदी साहब, और ये नई जिंदगी भी मुझे आप ही की बदौलत नसीब हुई है, उसके लिए भी शुक्रिया। मुझे लगता है इस साल शुक्रिया की फसल बहुत खूब हुई है। हर बात में मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। क्या मतलब है भाई? नहीं मोदी साहब, दरअसल मैं सच्चे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। राजेश, तुम जब भी बात करोगे उल्टी ही बात करोगे। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा करियर तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी लगन से और तुम्हारी ईमानदारी से है। मीना बेटी, मुझे वो दिन याद है जब पहली बार राजेश मेरे पास नौकरी मांगने आया था और मैंने उसे ऐसे ऐसे इम्तिहानों में उलझा दिया कि उसकी जगह अगर दूसरा कोई आदमी होता ना तो मैं पागल हूं समझ के भाग जाता। लेकिन राजेश हर इम्तिहान में पूरा उतरा। उसकी एफिशिएंसी देखकर मैंने उसे नौकरी दी और उसके बाद तो राजेश जैसे घर का आदमी बन गया हमारे लिए। हाँ डैडी, मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब मैं पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। मेरी जिंदगी की नैया डूब ही रही थी। तब मुझे राजेश और डॉक्टर अनिल ने मुझे बचाया। उन्होंने नई जिंदगी दी मुझे। और ये आए हमारा शुक्रिया अदा करने। अब तुम ही बताओ बेटी, शुक्रिया किसे अदा करना चाहिए, हमें या राजेश को? डैडी, कायदे से देखा जाए तो राजेश का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। लो राजेश, अब करो बात। अब तो मीना भी मेरी साइड की हो गई। मोदी साहब, आज मैं आपके सामने एक बात का इकरार करना चाहता हूं। मोदी साहब, मैंने अपनी जिंदगी में
किसी को चाहा है, किसी से प्यार किया है, अगर अपनी जिंदगी किसी के नाम निछावर की है, अगर अपना सब कुछ किसी के नाम लिख दिया है, तो वो है प्रगति। मोदी साहब, जब मैं आपके पास आया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना नौकरी, ना करियर, ना प्रगति। आप नहीं जानते मोदी साहब कि आपने मेरे लिए क्या किया है। मैं तो मीना का भी एहसानमंद हूं, क्योंकि मीना ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर मुझे मेरी प्रगति से मिलाया। मोदी साहब, आज अगर मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, कामयाब हूं, तो ये खुशी, ये कामयाबी मुझे आपकी बदौलत मिली है, मीना की बदौलत मिली है। चलो मान लिया हमने तुम्हारी बात, मगर आज इस घर में जो खुशियों की लहर दौड़ रही है ना, मीना के चेहरे पर हंसी है, मोदी के चेहरे पर खुशी है। ये खुशियां सिर्फ दो इंसानों की वजह से है, एक तो डॉक्टर अनिल और दूसरा राजेश। मेरी तो भगवान से ये प्रार्थना है कि इन खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। आधा वर्जन अमृता जी। आदाब करीम, आओ बैठो। शुक्रिया। क्या बात है नम्रता जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? करीम राजा, तुम्हें क्या लगता है, मेरे चेहरे की उदासी देखी नहीं तुमने? लेकिन इसकी वजह क्या है? करीम, लगता है जमाना बदलता जा रहा है, और इस बदलते जमाने के साथ ही मेरा वक्त भी बदल रहा है। वक्त अब पहले की तरह मेरा साथ नहीं दे रहा है। नम्रता जी, आप क्या कहना चाहती हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। करीम राजा, पहले मेरे इस आश्रम में बहुत रौनक हुआ करती थी। शहर के बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था, बड़ी बड़ी हस्तियां आती रहती थी इस आश्रम में, बहुत ही रौनक हुआ करती थी यहाँ पर। करीम, पहले मेरे एक इशारे पर मेरी हर फरमाइश, हर बात यहाँ पूरी होती थी। नम्रता का दबदबा था यहाँ पर, किसी की जबान खोलने की मेरे आगे हिम्मत नहीं होती थी। मगर अब लगता है ऐसा नहीं रहा। नम्रता जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये आपका वहम है। नम्रता जी, आज भी आपकी आवाज में दबदबा है, आज भी आपकी एक आवाज पर मर मिटने वालों की तादाद कम नहीं है। नम्रता जी, नहीं करीम, मैं जो देख रही हूं कि जो लड़ाई में लड़ रही हूं, उसमें मेरी लगातार हार होती जा रही है। प्रगति का मेरे आश्रम से चले जाना, फरीदा का चले जाना, सुनोबर का मेरी कैद से आजाद हो जाना, पुलिस के छापे, सबा के केस में मेरा पकड़ा जाना, और फिर पुलिस ने मुझे जो हवालात में बंद कर दिया था, और इसके अलावा मेरी जिंदगी का एक और पहलू भी जो अब मेरे सामने आया है। करीम, लगता है मेरी आजादी अब खत्म होती जा रही है, और ये नम्रता अब मजबूरियों की जंजीरों में जकड़ती जा रही है। मेरे दुश्मन मुझसे ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, एक एक करके मेरा साथ छोड़ते जा रहे हैं। नम्रता जी, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, उन बड़े लोगों के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर जो काम आपने मुझे सौंपा है उसे मैं पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ करीम, बहुत आग लगाई है ये सनोबर, फरीदा और प्रगति ने मेरे दिल में। नम्रता जी, शायद आपको इस बात का पता नहीं है, लेकिन फरीदा की शादी हो रही है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो?
अरे फरीदा शादी कर रही है, उस मनहूस से कौन शादी करेगा भला? हाँ है, एक बहुत बड़ा आशिक पैदा हो गया है। वो कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था, उसे जानता था। जानता क्या था, उससे मोहब्बत करता था कॉलेज के जमाने से। हिंदुस्तान से बाहर चला गया तो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है। अब वापस लौट कर आया है और सुना है कि फरीदा की चाह में उसने आज तक शादी भी नहीं की। तनवीर नाम है उसका। करीम, बड़ी मनहूस खबर सुनाई है तुमने मुझे। नम्रता जी, एक मनहूस खबर और है। एक और मनहूस खबर? वो क्या है? नम्रता जी, शादी तो प्रगति की भी हो रही है। क्या? प्रगति की शादी? हाँ, राजेश नाम है लड़के का, कोई वकील राजेंद्र कुमार का बेटा है। जानती हूँ। करीम, क्या तू आज इसीलिए यहाँ पर आया है, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? नहीं नम्रता जी, नम्रता जी, आपके दिल में जो आग है उसे बुझाने के लिए हमें दुश्मनों के खेमे में जो खुशियां हैं उन सबको मातम में तब्दील करना होगा। और ये काम मैं सनोवर के घर से शुरू करना चाहता हूं। नम्रता जी, आप देखिएगा, मैं सनोवर के सारे घर को आंसू में डुबा दूंगा। और लेकिन उसके घर में आंसू सिर्फ उसके घर वालों के नहीं होंगे, वहां आंसू होंगे ईसा भाई के, मूसा भाई के, और आंसू होंगे प्रगति के। करीम राजा, भगवान की सौगंध, तू जितने आंसू गिराएगा ना उन लोगों की आंखों से, मैं तुझे उन आंसुओं की एक एक बूंद की कीमत अदा करूंगी।